नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टीपी सर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पीजीटी हिंदी में खंड का इतिहास एवं साहित्य का प्रैक्टिस सेट पहले में पार्ट सेकंड, जिसमें अभी तक हम हल कर चुके थे प्रश्न संख्या 1 से 52 तक के प्रश्नों का हल कर चुके थे। आज का प्रश्न है 53 नंबर। अपभ्रंश किस वर्ग प्रधान की भाषा है? पहला है का वर्ग, ट वर्ग, ठा वर्ग या ए वर्ग। तो सही विकल्प है टा वर्ग प्रधान भाषा है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, टनकपुर, अलीगढ़, मेरठ। तो सही विकल्प है मेरठ। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदी हिंदुस्तानी, इस्तवार हिंदुस्तानी, शोरसेनी, रेख्ता। तो सही विकल्प है जनपदी हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही विकल्प है 5। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी, कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। तो सही विकल्प होगा अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो सही विकल्प है बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो सही विकल्प है मैथिली। ये बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली। तो इसमें जो विकल्प दिए हैं किसी न किसी हिंदी की उपभाषा की बोलियां हैं, एक ही उपभाषा की बोलियां हैं, जबकि आपका मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी इसमें दो उपभाषा हैं। एक तो राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी है, दूसरा पूर्वी हिंदी की छत्तीसगढ़ी है। ये मेल उचित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों का उत्तर से दक्षिण क्रम संयोजित करें। मालवी, बांगरू, बुंदेली, मैथिली, बांगरू, बुंदेली, मालवी, मैथिली, मैथिली, मालवी, बुंदेली, बांगरू, बुंदेली, मैथिली, बांगरू, मालवी। तो इसमें सबसे पहले उत्तर साइड में जाते हैं हरियाणा और दिल्ली के आसपास बोली जाती है बांगरू, फिर मध्य प्रदेश में बोली जाती है बुंदेली, राजस्थान में मालवी और मैथिली बोली जाती है बिहार में। ये क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सेट हो जा रहा है। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? मैथिली, बिहारी हिंदी, ये सही है। मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी, ये भी सही है। बुंदेली, पूर्वी हिंदी, कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी। ये बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की है, जबकि ये बोल रहा है पूर्वी हिंदी। ये मेल उचित नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बुंदेली। तो सही विकल्प है बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न हो गया है। 65 नंबर प्रश्न पे आते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की? तो सही विकल्प है पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर।
तो सही विकल्प है सुख सागर और इसके रचनाकार हैं मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य के विकास को किसने आगे बढ़ाया? मुंशी सदासुख लाल ने, लल्लू लाल ने, इंसाल्लाह खां ने या सदल मिश्र ने। इसे पूर्ण दिए हैं 1 और 2 मतलब मुंशी सदासुख लाल या लल्लू लाल ने, 3 और 4 मतलब इंसाल्लाह खां सदल मिश्र ने, 1, 2 और 3 मुंशी सदासुख लाल, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां और चौथा विकल्प दिया है 1, 3, 2 और 4 मुंशी सदासुख लाल, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो इन चारों ने खड़ी बोली के विकास को आगे बढ़ाया था, तो सही विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? उदय नारा ने, सुनीत कुमार चटर्जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने। तो सही विकल्प है सुनीत कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बुंदेली बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, को लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली झांसी की बोली, झांसी क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी, लखनऊ, ब्रज, मथुरा और आगरा के पास कन्नौजी, इटावा। तो सही विकल्प आपका पहले का है तीसरा। तो पहले का तीसरा जो है विकल्प पहले वाले में ही आपके आ रहा है। ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न है रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? ये लगभग आता है रोहतक, हिसार, करनाल ये हरियाणा का क्षेत्र है और यहाँ पे हरियाणवी बोली बोली जाती है और हरियाणवी को दूसरे नाम से जाना जाता है बांगरू। तो सही विकल्प हो जाएगा बांगरू। अगला प्रश्न है मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहार, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो मेवाती राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची, कैथी। तो सही विकल्प है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में इनमें से किस प्रकार की लिपि है? ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक या कुटिल। तो सही विकल्प है वर्णात्मक। अगला प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो सही विकल्प है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है देवनागरी का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता है? मराठी, हिंदी, नेपाली, सिंधी। तो इसका सही विकल्प है सिंधी। सिंधी भाषा को लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 76 पे आते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? स्पष्टता है, निश्चितता है, ध्वन्यात्मकता, नियतता भी है, ध्वन्यात्मकता नहीं है। अगला प्रश्न हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री। तो सही विकल्प है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? स्वरखड़ी, अनुस्वार, विसर्गलोप, स्वरलोप। तो इसका सही विकल्प है स्वरखड़ी। यहाँ स्वरखड़ी में सुधार हुआ था। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी। तो सही विकल्प है 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है? अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, फ्रेंच। तो सही विकल्प है हिंदी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता, हिंदू कॉलेज, नालंदा विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में।
अगला प्रश्न है 83 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिल क्राइस्ट ने हिंदी को क्या नाम दिया? उर्दू, शहरी हिंदी, ग्रामीण हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ग्रामीण हिंदी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी नाम किसने दिया? डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी। तो सही विकल्प है पुर्तगाली ने दिया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? 15वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से। तो सही विकल्प है 17वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली संस्थाओं का कालक्रम निर्धारित करें। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1893 में हुई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये इसकी 1936 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा परिषद पुणे, ये 1945 में इसकी स्थापना हुई। और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, ये 1951 में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्रम से ही 1 2 3 4 सही विकल्प हो जाएगा पहला 1 2 3 4। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1976 ईस्वी। तो सही विकल्प है 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है 88, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1947 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1990 ईस्वी। तो सही विकल्प है 1976 ईस्वी में अधिनियम पारित हुआ था। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 1950 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प है 1900 ईस्वी में। ये मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से कचहरी में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो सही विकल्प है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? 1880 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1920 ईस्वी। अभी हमने इस पिछले प्रश्न में पढ़ा है 1893 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। तो सही विकल्प है राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 343, धारा 351, धारा 344, धारा 350। तो सही विकल्प है धारा 344 के अधीन। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131। तो सही विकल्प है अनुच्छेद 120। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा? अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 102। तो सही विकल्प है अनुच्छेद 210। इन दोनों प्रश्नों में बेसिक अंतर ये है कि राज्य 95 प्रश्न बता रहा है राज्य, और 94 प्रश्न बता रहा है संसद का कार्य, जो देश का कार्य होता है। अगला प्रश्न है 96 राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 से 350, 343 से 351, 342 से 343, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है 343 से 351। अगला प्रश्न है 97 हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में होता है? उर्दू में, बंगाली में, पंजाबी में या अंग्रेजी में? तो सही विकल्प है अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर, 12 सितंबर। तो सही विकल्प है 14 सितंबर। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347। तो सही विकल्प है अनुच्छेद 344। अगला प्रश्न है
संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा या राज्य भाषा। तो सही विकल्प है राजभाषा। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली? 342, 343, 344 या 347? तो सही विकल्प है 343। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 12 सितंबर 1949? तो सही विकल्प है 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा होनी चाहिए, सरकारी कामकाज की भाषा होनी चाहिए, व्यापक क्षेत्र में व्यवहारत होनी चाहिए, विस्तृत शब्द भंडार होना चाहिए? तो इसमें सभी तो पहला, तीसरा और चौथा तो आवश्यक है, लेकिन सरकारी कामकाज की भाषा ये गुण होना आवश्यक नहीं है राष्ट्रभाषा के लिए। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? बोडो, नेपाली, भोजपुरी, उड़िया? तो यहाँ भोजपुरी जो है अष्टम सूची में सम्मिलित, संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गईं? 92वें संशोधन अधिनियम, 91वां संशोधन अधिनियम, 92वां संशोधन अधिनियम, 14वां संशोधन अधिनियम? तो सही विकल्प है 92वां संशोधन अधिनियम। ये सन 2003 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, 92वां संशोधन अधिनियम में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, संथाली, नेपाली, डोगरी या फिर बोडो, संथाली, उड़िया, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी या फिर बोडो, उड़िया, कन्नड़, मैथिली? तो इसमें जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, 107 संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल शंकर अयंगर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही विकल्प है गोपाल स्वामी अयंगर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? सप्तम, अष्टम, नवम, दसम? तो सही विकल्प है अष्टम। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? 343, 344, 345, 346? तो सही विकल्प है 343। अगला प्रश्न है, एक 110 इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया? तो सही विकल्प है ब्रज। अगला प्रश्न है, किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा? तो सही विकल्प है बोली। अगला प्रश्न है, किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राजभाषा, बोली? तो सही विकल्प है उपभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी? तो सही विकल्प है 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रियारूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करें। करो, करहु, करो, करा? तो देखो, करहु तो हो जाएगा अवधी से, करो ब्रज भाषा से, करा भोजपुरी, करो बंगारो। तो ए वाला चौथा, बी वाला तीसरा, ए वाला चौथा, बी वाला तीसरा, विकल्प नंबर आपका पहला ही जा रहा है, सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी ये सूची में भाषाएं हैं और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा ये प्रदेश हैं। तो यहाँ कन्नौजी जो है कन्नौज में बोली जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। गढ़वाली ये पहाड़ी क्षेत्र की भाषा है और ये उत्तराखंड में बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश में झांसी पड़ती है, तो ये मध्य प्रदेश की भाषा हो जाएगी।
हड़ौती ये राजस्थान की भाषा है। तो इस प्रकार से हमने देखा पहले वाले का तीसरा, दूसरे वाले का चौथा और सी का पहला। तीसरा चौथा पहला, तीसरा चौथा पहला ये आ रहा है तीसरे विकल्प का, तो ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला ये भी है। सूची नंबर 1 में भाषाएं हैं अपभ्रंश भाषा, और सूची नंबर 2 में उनसे संबंधित उनसे उत्पन्न होने वाली बोली भाषाएं हैं। सौरसेनी से पहली राजस्थानी निकली, ब्राचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी। तो ए का पहला और डी का चौथा, ए का पहला और डी का चौथा दो विकल्प दिए हैं, तो बी का फिर हो जाएगा तीसरा, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा चौथा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है इसमें निर्देशित किया गया प्रश्न संख्या 117 से 126 तक प्रश्नों में से दो कथन दिए गए, इनमें से एक स्थापना एवं दूसरा तर्क है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिया है ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। मतलब हमको इसमें कूट 1 2 3 4 में से कोई एक देना है। तो पहला 117 प्रश्न दे रखा है स्थापना में हिंदी को अत्यधिक प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। तर्क दिया है अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। 118 में स्थापना वाला सेंटेंस दिया है विदेशों में हिंदी अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाई। तर्क दे रखा है विदेशों से संपर्क का माध्यम अंग्रेजी है। तो ए और आर दोनों सही हैं इसमें भी। स्थापना वाला वाक्य है इसमें 119 का देवनागरी लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है। तर्क दे रखा है यार इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक तथा प्रत्येक वर्ण प्रतीक से एक ही ध्वनि उच्चारित होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना ए देवनागरी लिपि में मूक वर्णों जैसी समस्या नहीं है। तर्क इसका दिया है क्योंकि प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तर्क दे रखा है हिंदी की लिपि देवनागरी है। ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना ए देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका तर्क दिया गया है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। तो ए और आर दोनों सही हैं। 123 नंबर प्रश्न है इसमें स्थापना ए अक्षरात्मक लिपि कम स्थान घेरती है। तर्क दे रखा है आर क्योंकि इसमें अक्षरों का प्रयोग होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। इसमें भी स्थापना वाला वाक्य ए नंबर का है देवनागरी लिपि में सभी वर्णों को अंकित करने की क्षमता है। तर्क आर दे रखा है क्योंकि यह लिपि अक्षरात्मक है। तो ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना ए रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ और जाते हैं एवं उच्चारित कुछ और होते हैं। तर्क आर रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना ए वर्णात्मक लिपि समय श्रम व स्थान सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं है। तर्क आर यह कह रहा है यह अत्यधिक स्थान घेरती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना एवं कमेंट करना हमारे चैनल पर मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।